नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की 25 संसदीय सीटों पर 2 चरणों में मतदान खत्म हो चुका है और दोनों चरणों में 25 लोकसभा सीटों पर 62.10% मतदान हुआ है। पहले चरण में 12 सीटों पर जहां 58.28% वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में 65.52% मतदान हुआ और अब इंतजार है 4 जून का। बीजेपी ने सभी 15 सीटें जीतने का दावा किया है तो कांग्रेस ने बड़े उलटफेर का भरोसा जताया है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा कि आखिरकार कम मतदान से किसे फायदा, किसे नुकसान होगा, किसके दांव में है कितना दम। पच्चीस सीटें लॉक, बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे। ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत, 4 जून का इंतजार। दो 2019 के मुकाबले कम मतदान, प्रत्याशी परेशान। बीजेपी का हैट्रिक का दावा, कांग्रेस को उलटफेर का भरोसा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। केवल जोधपुर में नहीं, 25 कमल खिलेंगे और 400 के पार जाएंगे। हम जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा डबल डिजिट में हम वहां सीटें ला रहे हैं। हैट्रिक वर्सेस उलटफेर। तो हैट्रिक वर्सेज उलटफेर, यानी कि आखिरकार क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी राजस्थान में 25 सीटों पर या फिर बड़ा उलटफेर जैसा कांग्रेस कह रही है। आखिरकार घटता हुआ जो मतदान का प्रतिशत दिखाई दिया है दोनों चरणों को मिलाकर के, वो क्या कुछ कहता है, इसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले परिचय करवा दूं आपको, बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर बीडी कल्ला हैं, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं। साथ ही साथ और भी मेहमान जैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर के आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि क्या घटता हुआ मतदान जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा, चिंता का कारण बनेगा, या कांग्रेस के खेमे में इससे उत्साह आएगा। लेकिन चूंकि अब मतदान दोनों चरणों का खत्म हो गया है तो अब कितने दावों में कितनी सच्चाई है, किस तरीके से देखा जा रहा है। आगे हमारे तमाम मेहमान टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर बीडी कल्ला, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। कल्ला साहब, आज आपसे शुरुआत करेंगे, कैसे देख पा रहे हैं घटता हुआ ये जो प्रतिशत है जो इस बार दोनों चरणों को मिलाकर के आया है, वो क्या आपके लिए आशा की किरण लेकर के आया है, और आया है तो क्यों? पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोटों का प्रतिशत था उससे मोटे तौर पर 4% मतदान सेकंड चरण में कम हुआ है और फर्स्ट चरण में तो उससे भी कम मतदान हुआ है। जब कम मतदान होता है तो इसका मतलब ये है कि लोगों में सत्ताधारी पार्टी के प्रति कोई रुचि नहीं है। गांवों में जो वोटिंग का पैटर्न है वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। शहरों में भी कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा इलेक्शन से ज़्यादा अधिक मुकाबला किया है और हमें पूरी आशा है कि 25 की 25 सीटों पे कांग्रेस ने टक्कर दी है और मैं आशा करता हूं कि आधे से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों के जीतने की संभावनाएं हैं। उसका कारण ये है कि जो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री किया था, निःशुल्क किया था, उसको वर्तमान बीजेपी की सरकार ने आते ही 5 लाख तक सीमित कर दिया। उसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी कि उनके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, उनके पास 2 व्हीलर यदि होता है तो वो उनको लाभ नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी प्रेरक योजना को बंद कर दिया। राजीव गांधी के नाम से जो आदमी साइबर सेल में काम कर रहे थे उनको लगभग ये समझिए कि बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में उनको बेरोजगार कर दिया गया। पुरानी योजनाओं को बंद करना और उसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में वित्त मंत्री है सीतारमन जी,
उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करेंगे। तो इसके कारण से लोगों में ये रोष था कि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, उन योजनाओं को वर्तमान सरकार जो है, लेकिन कल्ला साहब, लोगों में रोष होता तो लोग घर से बाहर निकलते, सरकार के खिलाफ वोट करते, बदलाव की बयार दिखती, वो आपके बीकानेर में भी नहीं दिखी। नहीं, निश्चित रूप से गांव अनूपगढ़ वगैरह में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। हमने लोकसभा में भी वहाँ 30,000 से अधिक मतों से बीजेपी को हराया था और वहाँ पे वोटिंग का परसेंट सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है। और जहाँ शहरों में मैंने आपको कहा हमारा इनसे मुकाबला रहा है, गाँवों में वोटों का प्रतिशत हमारे साथ ज़्यादा रहा है। और हम पहली बार अर्जुन राम जी को जोर आ गया है कि इस सीट पे गोविंद राम जी ने बहुत अच्छा संघर्ष किया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि गोविंद राम जी वहाँ से निकल जाए। मतलब इसमें भी शंका है आपको कि कोई निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। खैर, मैं आऊंगा आपके पास में वापिस से। कैलाश वर्मा जी, कल्ला साहब कह रहे हैं कि घटता हुआ जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी से लोग नाराज थे और इसलिए लोग वोट डालने नहीं गए। पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं जी। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा रहा, चाहे पिछला हम लोकसभा चुनाव की तुलना इस लोकसभा से करें और प्रथम चरण में 58 सेकंड के अंदर जो 65% का आकलन रहा, चाहे शहरी मतदाता हो चाहे ग्रामीण मतदाता हो, कांग्रेस हमेशा आकलन लगाती रही। पिछले चुनाव के अंदर भी आकलन था कि ऐसा हो सकता है और अब की बार भी आकलन ही लगा रही है। और सपने कहां सपने में रह जाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, ये भले ही कांग्रेस को नारा लगा हो मगर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है जिसको गांव गरीब किसान ने भी माना है। हमारा जो संकल्प था 400 पार और राजस्थान के अंदर 25 सीटें लेके वापिस से हैट्रिक लगाने का जो काम था। प्रथम जो चरण था उसके अंदर वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो उसके अंदर ये स्पष्ट है कि जहां पे गांव में शहरी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तो मतदाता पूरी मुस्तैदी के साथ में पहले भी हमारे एक टारगेट को लेके खड़ा था, आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। हमारी मेहनत के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल कांग्रेस की मेहनत के अंदर। कांग्रेस केवल ये देख रही थी कि आना तो मोदी जी को ही है। वोटर कंफ्यूज्ड कांग्रेस के थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो तो जो माननीय प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियां थी, उन नीतियों के हिसाब से ही उन्होंने वोटिंग डाली है। और उनको देखते हुए चाहे शहरी हो चाहे गांव हो, गांव गरीब किसान की आवाज को मजबूती से मानते हुए ये हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं हम कहीं कंफ्यूज नहीं है। चाहे वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 400 पार की बात हो या फिर राजस्थान के अंदर 25 सीटें जीत के हैट्रिक लगाने का बात हो। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1-2% का उलटफेर हो सकता है मगर सीटें हम 25 की 25 जीतेंगे, ये हमारा दावा। लेकिन ये जोश मतदाता में नजर नहीं आया। कैलाश का सपना इनका साकार नहीं होगा। आप देखिए वो तो मतदाताओं पर छोड़ दीजिए। हमारे साथ दो जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक भी और स्पेशलिस्ट भी हैं। मैं जमीनी साहब, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? घटता हुआ ये मतदान का प्रतिशत या आंकड़े आपके हिसाब से क्या कहते हैं? किसकी टेंशन है और किसको खुशी है? देखिए, निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं ये कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि चुनाव की जब घोषणा हुई थी तब कांग्रेस का आत्मविश्वास 0 पर था और बीजेपी का 100 पर था। लेकिन बीजेपी के चंद बागियों ने इस खेल को बिगाड़ा। इसमें चाहे राहुल कशवा हो, चाहे प्रहलाद गुंजल हो या रविंदर सिंह भाटी हो या फिर अरुण सिंह की जिदबाजी की वजह से हनुमान बेनीवाल इनसे छोड़ के कांग्रेस में चला गया हो। और दूसरा, जो दूसरे चरण में जो मतदान बढ़ा है उसमें कहीं न कहीं योगदान है कांग्रेस के अपने ही जो गिरबान में या अपनी ही आस्तीन में सांप पालने का शौक है। लोकेश शर्मा के बयान के बाद यह क्लियर हो गया कि सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों क्लीन चिट दे दी दोनों को, कि सचिन पायलट जो 19 विधायकों को लेकर गए थे वो सरकार गिराने नहीं अपनी असहमति जताने के लिए गए थे, क्योंकि सरकार गिराने के लिए 45 विधायक चाहिए थे। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जो गुर्जर कम्युनिटी थी उसने वोट कांग्रेस के खिलाफ किया। उसका असर राजसमंद, भीलवाड़ा और कई सीटों पर पड़ेगा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पड़ेगा। जो सबसे अहम कारण था लोकेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
दौसा में भी दौसा में पहले हो चुका था वोटिंग, अशोक की लोकेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिर भी उम्मेदाराम बेनीवाल की जो रिपोर्ट आ रही है, दूसरे चरण में मैं मानता हूं कि एक सीट बीजेपी की क्लियर जा रही है, और वो जा रही है बाड़मेर जैसलमेर की। वहां पर एससी कम्युनिटी में जो वहां से खबर आ रही है, उन्होंने पर्टिकुलर वोट कांग्रेस को दे दिया है। अब किस कारण से दिया है ये तो कांग्रेस बीजेपी आत्ममंथन करे, लेकिन कैलाश चौधरी कहीं न कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वही कारण है यूथ। रविंद्र सिंह भाटी, तो राजकुमार रोत वो भी यूथ, और राहुल कसवा जो राजेंद्र राठौड़ ने अपनी अहमियत जताने के लिए काका भतीजे की लड़ाई में जो शेखावाटी का चुनावी समीकरण बिगाड़ा, उसके भी परिणाम आने हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि काका ने भतीजे की निकाली या भतीजे ने काका की निकाली, लेकिन ये चुनाव 3 इंपॉर्टेंट मैसेज देके गया है कि ये चुनाव अपनी जातियों का वर्चस्व दिखाने का था, रगड़ाई का था, मायरा बनने का था, या और किसी मोदी जी का मैजिक इस चुनाव में थोड़ा कम हुआ है, मोदी जी की धार कम हुई है। अब ये हैट्रिक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को डैमेज लोकेश शर्मा ने किया है, तो बीजेपी को डैमेज अपनों ने किया है। चाहे प्रहलाद जैमिनी साहब, आपका आंकलन कितनी सीटों का कहता है? देखिए कैलाश जी की बात भी आपने सुनी हुई, बड़े आश्वस्त है 25 से 23 सीटें बीजेपी की, 22 से 23 बीजेपी की, और 2 से 3 सीटें कहीं न कहीं कांग्रेस ले जा सकती है। कांग्रेस तो वो 2 से 3 सीटें कौन सी हैं आपके हिसाब से? देखिए, शेखावाटी का रायता बिगड़ा हुआ है बीजेपी के लिए, और वो बिगाड़ने वाले राजेंद्र राठौड़ है, क्योंकि वहीं से जातिगत वैमनस्य पैदा हुआ, और वहीं से जाट राजपूतों की जो बरसों पुरानी लड़ाई भैरव सिंह शेखावत और नाथूराम मिर्दा ने भरी थी, उस लड़ाई को खींचने का काम हुआ, और रविंद्र भाटी ने उस यज्ञ में पूरी आहुतियां डाल दी, जिससे अग्नि तेज प्रचंड प्रज्वलित हो गई। अब उसमें किस किस का हाथ जलेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन मिशन 25 और हैट्रिक वाला सपना, क्योंकि कांग्रेस तो 0 पे है, उसके लिए तो खोने को कुछ है नहीं, जो कुछ मिलेगा गेन ही गेन है। तो जो भी मिलेगा कांग्रेस को तो गेन है, लेकिन बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दौर, और वसुंधरा राजे भी पूछेगी। लेकिन कांग्रेस को भी, लेकिन मैं जैमिनी साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया कि कांग्रेस के अपने जो लोग थे वहां पर भी गड़बड़ हुई, जैसे बाड़मेर में हमने देखा कि बाकी जगहों पर हनुमान बेनीवाल गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, सेकेंड फेज में बाड़मेर में आरएलपी ने समर्थन दे दिया बीजेपी को, क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा? आप देखिए कि इधर आदिवासी अंचल में तो यह भी पता नहीं चल रहा कि बाप और कांग्रेस साथ साथ हैं या अलग अलग हैं। देखिए, निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल जो अपनी किस्म की राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा जिसने मेरे को दगा दिया। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच में बरसों पुरानी रंजिश है, और हरीश चौधरी ने जब कैलाश चौधरी मंत्री थे, हनुमान बेनीवाल गए थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकवाए थे, जिसका मामला लोकसभा तक गूंजा था, तो वो कैसे भूल जाते? और उम्मेदाराम को ले जाने गए, अगर नहीं ले जाते तो हो सकता है आरएलपी बार्गेनिंग करके बाड़मेर जैसलमेर सीट अपने खाते में करा लेती, क्योंकि कांग्रेस तो उस समय प्रत्याशी ढूंढ रही थी। देवा, आप देखिए, दामोदर गुजर को भीलवाड़ा से टिकट दे दिया, फिर वापस राजसमंद से लड़ा दिया। सुनील शर्मा ने टिकट वापस कर दिया, और सुदर्शन रावत ने कहा कि मेरे गले तो नमाज डाल रहे थे, मैं लड़ना नहीं चाहता था, मेवाड़ के बड़े नेता ने मुझे फंसा दिया, और उसकी सजा यह मिली कि सीपी जोशी को भीलवाड़ा से लड़ने पड़ गए। तो कांग्रेस में तो ऐसे हालात थे, लेकिन जनता में थोड़ा इस बार कांग्रेस का अंडर करंट था, जिसे कांग्रेस के नेता भांप नहीं पाए, और तमाम बड़े नेता लड़ने से बचते रहे। चाहे प्रताप सिंह खचरिया, उन्होंने कहा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो पहले ही नेता ये कहते रहे कांग्रेस के कि हम लड़ना नहीं चाह रहे थे, हम, लेकिन हमें लड़ना पड़ रहा है, या ऊपर से आदेश आ गया। सारे नेताओं ने, विजेंद्र ओला ने कहा, विजेंद्र ओला ने कहा, जो आज लगभग जीत के करीब हैं, विजेंद्र ओला जीत। कल्ला साहब, जैमिनी साहब ने बहुत बड़ी बातें कही है, हालांकि मैं उस शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कल्ला साहब, लेकिन जरा थोड़ा सा कि कांग्रेस को अपनों से ही क्या नुकसान हुआ है, और क्या गठबंधन को लेकर के जो आपसी खींचतान और पार्टी के भीतर की स्थितियां थी वो बाहर मतदाताओं तक भी पहुंची, वो भी नुकसानदायक हुई? कांग्रेस पूरी संगठित थी, कांग्रेस के लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, और इसी कारण जो हैट्रिक का सपना बीजेपी ने मन में ले रखा है, वो तो आपने स्वयं अभी देखा होगा। ये 3 सीटें तो यही दे रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, चूरू की सीट हम जीतेंगे, सीकर की जीतेंगे, बाड़मेर की जीतेंगे, झुंझुनू की जीतेंगे, टोंक की जीतेंगे, दौसा की जीतेंगे, और बांसवाड़ा की सीट हम लोग गठबंधन के आधार पर जीतेंगे। इसके अलावा बांसवाड़ा में तो कांग्रेस का प्रत्याशी करौली धौलपुर सीट हम जीतेंगे। नागौर की सीट तो इनके खुद के चिकित्सा मंत्री जितवा चुके हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। नागौर की सीट हम जीत रहे हैं। और जो लोकेश का मामला है, लोकेश तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। लोकेश की बात का खंडन अशोक जी गहलोत ने कर दिया है, उस पर कोई
तवज्जो नहीं, लेकिन ये मिली बड़ी है। बात नहीं है कि आज कल्ला साहब, गाँव में, कल्ला साहब, ये बड़ी बात नहीं और है क्या कि बीकानेर कोई के लोगों में OSD आपकी अंडरकरंट सरकार था में 5 साल कि तक रहा कांग्रेस और को जैसे जिताया सरकार जाए, गई उसके कांग्रेस 1 घंटे ही- बाद से सुर बदल गए और लगातार आपकी खिलाफत करते रहे। ये बड़ी बात नहीं है जो जेमिनी साहब कर रहे हैं। देखिए, लोकेश जो है 5 साल तक उनका एडवाइजर रहा और उनके हर तथ्य का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने खंडन कर दिया, तो उसको विशेष तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज जो आपका मुख्य मुद्दा जी। है उसका कम होने का कारण ये मैंने देखा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं था। जैसा हम लोग देखते हैं कि चुनाव के बूथ खाली पड़े हुए हैं। मैंने कम से कम 150 से अधिक बूथों का निरीक्षण बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का किया था, तो वहाँ पर कहीं लाइन दिखी नहीं, लोगों में कोई जैसे जोश होता है। बराबर टेलीविजन कह रहे थे, तो जोश आपके साथ भी तो नहीं न्यूज़ दिखाई में दे रहा। बराबर कैलाश आ रहा साहब, था, खैर मैं घरों से आऊंगा निकलो, आऊंगा मतदान करो। कैलाश जी इस पर एक टिप्पणी, फिर फौजदार साहब हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। कैलाश जी, जैसे अभी बताया गया, विपक्षी पोलिंग एजेंट जब शुरुआत के अंदर ही अपने पोलिंग बूथ से छोड़ के चले गए, मैं बशर्ते जयपुरी नहीं अपितु ऑल ओवर राजस्थान की बात कर रहा हूं। जैसे अभी मिथिलेश जी बता रहे थे, मिथिलेश जी ने 3-4 सीटों के बारे में बताया, ये मैंने शुरुआत के अंदर भी बताया कि हो सकता है 1-2% के ऊपर, हम नहीं बोल रहे कि 1-2% वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की बजाय इसमें कम हुई है, मगर मैं आपको कहता हूं कि वोटिंग परसेंटेज जरूर थोड़ा घटा है, मगर ये वोटिंग परसेंटेज किसका घटा है ये तो देखने की बात है, और ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। मगर इस बात का भी हमें आकलन करना चाहिए कि ऑल ओवर राजस्थान के अंदर नहीं लगा रहे। राजस्थान में मिथिलेश जी ने तो बड़ी बात कह दी है कि आप हैट्रिक नहीं लगाने जा रहे हैं। हम पूरे राजस्थान के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका कि कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने पिछली बार 300 पार का नारा दिया, 2014 के अंदर उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, वो साकार हुआ। 400 पार का नारा तो दूसरे चरण दिया। में बदलाव, 400 पार का नारा तो दूसरे चरण में सुनाई नहीं दिया, उसके बाद तो आपकी स्ट्रेटेजी आ गई दूसरे मुद्दों पर। खैर, मैं आता हूं निरंजन पोद्दार साहब। जी कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए। देखिए, जो ये कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को नारा लगा हो, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था, जिन्होंने 370 के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, बहुत सारे गांव गरीब किसान की योजनाओं बनाने के ऊपर किया, और उसी के ऊपर राजस्थान के अंदर, ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर वोट परसेंटेज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर हुआ है। अब कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज हमारा गिरा है। आपका 10 से 11 बजे तक जो विपक्षी दल था, उनका कोई एजेंट नहीं बैठ रहा, तो चलिए, आपको उम्मीद है ना कि आप 25 सीटें जीतेंगे। नहीं लगी, और फिर वो दावा करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे। ठीक है, चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस को आप बता रहे हैं, कांग्रेस आपके लिए कर रही है, लेकिन पोद्दार साहब आप कैसे देख पा रहे हैं? जयमिनी साहब ने तो कह दिया कि करीब 3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी से खिसक रही हैं। आप कम वोटिंग प्रतिशत को आप कैसे देख रहे हैं, किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से अभी जयमिनी साहब ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं कि चुनाव से लगभग समझ लीजिए 2 महीने पहले जहां कांग्रेस ये मान के चलिए निर्जीव अवस्था में नजर आ रही थी, कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जैसे 25 प्रत्याशी इनको मिलने में मुश्किल हो रहे थे। वहां पे आज जिस तरीके से कांग्रेस लगभग समझ लीजिए 12 से 13 सीटों के ऊपर जो जबरदस्त फाइट दे रही है, और दूसरी तरफ एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी हेमंत जी, एक तरफ कांग्रेस, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, और उसके बाद में लोकल इकाई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर केवल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, मेरा ये मान रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसा दिखाई दे रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व या इनके पीछे इनका बैकअप कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद अगर आज 12 से 13 सीटों के ऊपर जबरदस्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचने और समझने की आवश्यकता है, और इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं जी। मैं आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव होने के तत्काल बाद में बार बार कह रहा था कि अब ये अहम और वहम जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए या हर एक दल के लिए खतरनाक है। इसी अहम और वहम की वजह से कांग्रेस का पैंदा बैठ गया, और अब अगर भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पे चलेगी, उन्हीं कदमों को चलेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज से
मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन देखिए, जब जिसको कहते हैं ना, जब जिसका सिक्का चल रहा होता है उस टाइम उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से छुटा हुआ पत्थर भी सही निशाने पर जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इनको ये चीज समझनी चाहिए। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर, हेमंत जी, मैंने कई बार बोला कि झुंझुनू जिले से पहले 4 मंत्री कांग्रेस के जो कार्यकाल था उसके अंदर 4 मंत्री बना रखे थे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल में एक स्थान तो देती। तो क्योंकि इन चीजों से बड़ा फर्क होता है हेमंत जी, क्योंकि जो जनता जो है तो वो ये सोचती है कि हमारे क्षेत्र का मंत्री है, हम इससे जाकर के काम करवाएंगे। अगर आज हम वोट नहीं डालने गए तो कल को हम इनको क्या जवाब देंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से अब ये नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल टीम है या कहें लोकल कैडर है वो घर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी, किसी से भी बात करो, हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी चुनाव जितवा देंगे। अरे भाई, ये जो आपकी आज तक संपत्ति बनी हुई है उसको अब आप लाइबिलिटी में क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये अब दायित्व बनता जा रहा है कि भाई मोदी जी आएंगे, चुनाव जिता के चले जाएंगे। हेमंत जी, मोदी जी जनता को अपने समर्थन में ही ला सकते हैं, लेकिन वोट से निकाल करके जो वोट कास्ट करवाना तो लोकल कैडर और लोकल टीम का काम है। ये आपको लगता है कि ये फैक्टर, एक छोटी सी टिप्पणी में इस पर चाहता हूं कि इस बार किसी के प्रति कोई गहरी नाराजगी या लहर वाला फैक्टर वो आपको क्या देखने को मिला क्या धरातल पर? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जैसे जेमिनी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला जो बड़ा मेरे हिसाब से जिसको कहते हैं पत्थर पे लात मारी, वो जिस तरीके से राहुल कसवाल की टिकट काटी और उसके बाद में जो वहां का जो वोटों का ध्रुवीकरण है या यूं कहे कि जातीय समीकरण उसको ठाकुर और जाट जाति समीकरण बना दिया, जिसकी वजह से कम 4 से 5 सीटें आप ये समझ लीजिए मुसीबत में आकर खड़ी होगी। कितनी जीतेंगे हारेंगे अब आप 4 से 5 की बात करें, जमनी साहब 3 की बात करें, लेकिन 4 तारीख तो पता चल जाएगा। कैलाश वर्मा, बिल्कुल संक्षेप में छोटी सी टिप्पणी, जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मोदी जी के नाम पर यह कि मोदी जी चुनाव जिता देंगे, लेकिन धरातल पर तो मतदाताओं को, आपके नेताओं को ही जाकर के कहना पड़ेगा कि हम आपके प्रतिनिधि बनेंगे। देखिए, धरातल के ऊपर जाके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से संगठित होकर पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा है। हम बूथ मैनेजमेंट के शक्ति केंद्र प्रमुख के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, हम हवाई तो उम्मीद बरकरार है। कल्ला साहब, एक छोटी सी टिप्पणी है जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है पोद्दार साहब की और जेमिनी साहब दोनों की तरफ से। कांग्रेस को फिर भी क्यों उम्मीद है कल्ला जी? कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, हम आधे से ज्यादा सीटों पे चुनाव जीतेंगे। इसका कारण क्या है? ठीक है कि जो वायदा बीजेपी ने किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। ठीक है कल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी का शामिल होने के लिए चर्चा में। और साथ ही साथ अब इस बात को लेकर के उम्मीदें तो है, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से स्थितियां दिख रही हैं, कोई जो है 2-3 सीटों की बात कह रहा है, कोई कांग्रेस के पक्ष में मतदान होने की बात कर रहा है, लेकिन घटता हुआ मतदान प्रतिशत जो है मतदाता के लिए बेहतर चिंता की बात है कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता क्यों नहीं निकला। लेकिन जितना निकला उसकी राय 4 तारीख को सबके सामने होगी, उसका इंतजार करना है।